हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये है फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री इतिहास है। अगर वो बताने जाएंगे तो ऑलरेडी ये घंटों घंटों समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है। फ़िलहाल हम लोग जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना और उसके क्या क्या ज़रूरतें थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या काम करता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की खूबी क्या है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, और संविधान का सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज। इसमें ये पूरा कानून और नियमों का एक पूरा संगठन है जिसके हिसाब से किसी भी देश को, राज्य को चलाया जाता है। बस सबसे साधारण डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज़ गवर्न। तो हमारे संविधान जस्ट ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पहले ये बन चुका था, मगर लागू हुआ, याद रखिए, 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर संविधान को समझना है तो सबसे पहले हमें प्रियम्बल को समझना होगा। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है हमारे संविधान का। इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है। एंड हमारे प्रियम्बल में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो हमारे कंट्री के गोल को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये हमारा प्रियम्बल है, जैसे फर्स्ट है वी the people of India having solemnly resolved to continue India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty, equality, fraternity। ये सब बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स का एक खास मीनिंग है जो मायने रखता है, जो हमारे देश के संविधान को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश के बारे में बताता है। चलिए, बाय द वे याद रखिए, हमारे जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए, इसके कुछ वर्ड्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अल्टीमेटली फीचर्स ही हैं। फर्स्ट है सोवेरेन। सोवेरेन का मतलब होता है इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। बाहर के किसी भी कंट्रोल के अंडर नहीं है। हम अपना कोई भी डिसीज़न खुद से ले सकते हैं। इसके लिए हमें किसी से पूछने की या डरने की किसी तरीके से ज़रूरत नहीं है। टोटली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है सामाजिक, क्योंकि हम लोग जो भी डिसीज़न लेंगे वो समाज के आधार पर लेंगे। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है इट एंश्योर्स दैट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज। मतलब सोशल इक्वलिटी कैसे आएगा? सोशल इक्वलिटी तभी आ सकता है जब कंट्री का रिसोर्स को सोशली इक्वल रूप में बांटा जाए, सब में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड बाई एनेबलिंग वेरियस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल। ये सारा चीज़ है कि भाई इक्वल पे, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए, और बहुत सारे मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब हर चीज़ का, रिसोर्स का अलग अलग साधन सभी वर्ग के लोगों के लिए जुगाड़ किया जाए, जुटाया जाए। यही हमारे संविधान का मुख्य लक्ष्य है। चलिए, ये हो गया सोशलिस्ट। दूसरा वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातांत्रिक। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जाहिर सी बात है, हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट बनता है वो इलेक्शन से बनता है, और उनको हम लोग डायरेक्टली वोट देकर इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है भाई, ये इलेक्शन में कौन खड़े होगा और इलेक्शन में वोट कौन देगा, वो बताता है कि हर वो सिटीज़न जो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है वो वोट देने की राइट, अधिकार को रखता है। नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है ए सेक्युलर गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियस इक्वली। हम लोग सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों को माना जाता है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं,
तो इसलिए इंडिया पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष देश है। ये ना तो किसी धर्म को फेवर करता है और ना ही किसी धर्म के अगेंस्ट जाता है। भारत में हर नागरिक को अपने धर्म को मानने में पूरी तरह से आज़ादी है। वो चाहे तो कोई भी धर्म को अपना सकता है और कोई भी धर्म को त्याग सकता है। इसके लिए उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं है। नेक्स्ट है, इसी में ही बस अभी मैंने जो बोला वही चीज़ है। इट डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर फेट और पर्टिकुलर फेट इट्स ऑफ इट्स सिटीजन एंड राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस ऑन देयर रिलीजन। मतलब हम लोग अपने धार्मिक प्रैक्टिस को फ्री होकर उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक, मतलब गणतंत्र, गणतांत्रिक, लाइक दैट इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. So it means that head of the state is not a monarch. Monarch मतलब तानाशाह, बट सम हु इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, कौन होगा? जो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। एंड हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट हु इज़ इलेक्टेड बाय द टर्म ऑफ 5 years बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। ये हम लोग आपके क्लास में पढ़ेंगे कि भाई प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, और इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों के थ्रू वोटिंग, माने लोगों की वोट के थ्रू डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है द नेचर ऑफ द स्टेट। तो हमारे स्टेट का नेचर क्या होना चाहिए? नेचर ऑफ द स्टेट विल बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स यूज इन प्रियम्बल। क्या क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारा हमारे स्टेट का नेचर है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इन 42nd अमेंडमेंट इन 1976। सेक्युलर और सोशलिस्ट, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42nd अमेंडमेंट में 1976 में इंसर्ट किया गया। नेक्स्ट है फेडरल गवर्नमेंट। तो ये फेडरल गवर्नमेंट क्या है थोड़ा सा समझेंगे। ये फेडरल गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है समझने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जाहिर सी बात है, हमारा देश जो है वो राज्यों का समूह है। टोटल अभी तो प्रेजेंटली 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, विथ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझना तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो हमारा गवर्नमेंट है वो एक लेवल पर नहीं है, उसको अलग अलग लेवल पर बांटा गया है, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक। इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस मीन्स दैट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जाहिर सी बात है, जो गवर्नमेंट का पावर है वो सेंटर और स्टेट दोनों में बांट दिया गया है। ईच लेवल हैज़ असाइंड सेपरेट एरिया ऑफ ऑपरेशन, और हर लेवल का अपना अपना काम क्षेत्र, कार्य क्षेत्र अलग अलग है, पावर्स अलग अलग है। एट सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड फ्रेम्स लॉज फॉर द कंट्री। हम लोग जानते हैं सेंट्रल लेवल में लोकसभा और राज्यसभा है जो देश के लिए कानून बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड वाइल प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। जाहिर सी बात है, सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव हैज़ सब्जेक्टेड टू द यूनियन लिस्ट सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस। तो ये सब हम लोग का यूनियन लिस्ट के काम में आते हैं, जैसे डिफेंस देखना, फॉरेन अफेयर्स देखना, फाइनेंस का काम देखना, ये हम लोग का यूनियन लिस्ट के काम में आता है। एंड जस्ट स्टेट लेवल में, जैसे पहले था सेंट्रल लेवल में गवर्नमेंट, अब स्टेट लेवल में आ गया। तो स्टेट लेवल में बिल्कुल गवर्नर होता है, ही इज़ द नॉमिनल हेड। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं सेंट्रल लेवल में नॉमिनल हेड, तो यहाँ पर गवर्नर होते हैं, और चीफ मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वर्किंग गवर्नमेंट, वर्किंग चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट लेवल में, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल लेवल में। स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज विधानसभा विच मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा होता है केंद्र में, उसी तरीके से विधानसभा और विधान परिषद होता है राज्यों में। तो विधान परिषद सब जगह नहीं होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ कुछ राज्य में, 6 राज्य में है भारत का,
झारखंड में नहीं है, बिहार में, आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है, द स्टेट लिस्ट हैज़ द सब्जेक्ट लाइक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सारा लिस्ट आता है स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट एक ऐसा है सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, तो ये सब कंकरेंट लिस्ट में आता है। एंड कंकरेंट लिस्ट कैसा है, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। याद रखिए, गवर्नमेंट के काम को डिस्क्राइब करने के लिए 3 तरीके से काम को बांटा गया है। एक यूनियन लिस्ट बनाया गया है, एक स्टेट लिस्ट बनाया गया है, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में बेसिकली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, ये सारा आता है। और स्टेट लिस्ट में आ जाता है एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन। और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है बेसिकली एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ये सारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। बेसिकली कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, वैसा लिस्ट, वैसा एरिया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के कानून बनाते हैं, दोनों मिल के डिसीजन लेते हैं उन इस डिपार्टमेंट के भलाई के लिए। लेकिन कभी कभी इफ़ द सेंटर एंड द स्टेट डिफर ओवर अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, कभी कभार कुछ कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाता है, तो उस कंडीशन में दोनों में टकराव अगर ना हो तो इसलिए एक नियम बना के रखा गया कि भाई जो सेंट्रल डिसीजन लेगा उसको माना जाएगा, वो मान्य होगा, राज्य का जो डिसीजन होगा वो मान्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं इसी में ही। ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। तो हमारे स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है जस्टिस, जिसको हम लोग न्याय कहते हैं। दैट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू गिव एवरी सिटीजन what they are entitled to by establishing an equitable and just society। भाई एक ऐसा समाज का निर्माण करना है जहाँ पर बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी कोई कानून के आगे बराबर है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, कोई भी कानून के आगे नहीं है, कोई भी नहीं। चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, कानून के आगे कोई नहीं, कानून के आगे सब बराबर है। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स आवर फ्रीडम टू थिंक, एक्सप्रेस आवर सेल्फ, टू फॉलो एनी फेथ एंड टू प्रैक्टिस एनी फॉर्म ऑफ वर्कशिप। मतलब हम लोग अपने देश में, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी है जो दूसरे देश के में है ही नहीं। जैसे हमारे देश में हम अपने देश की सरकार के खिलाफ या अच्छा दोनों रूप में बोल सकते हैं। अगर अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा बोलेंगे, ख़राब काम कर रहा है तो ख़राब बोलेंगे, ये आज़ादी है। और दूसरी बात, साथ ही साथ हमें अपने देश में कोई भी धर्म को पालन करने की आज़ादी है, कोई भी धर्म को त्यागने की भी आज़ादी है, और त्याग कर किसी दूसरे धर्म को अपनाने की भी आज़ादी है। पूरे देश में हम कहीं भी घूम सकते हैं, पूरे देश में, भारत के बाउंड्री के अंदर कहीं भी हम बस सकते हैं, घर बना सकते हैं, कहीं भी हम नौकरी पेशा, व्यापार, काम धंधा कुछ भी कर सकते हैं। पूरे देश में हम कहीं भी घूम सकते हैं। कंट्री का जो हमारे देश का संपत्ति है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बस सेवा, रेल सेवा, हवाई सेवा। तो इस चीज़ के लिए हमें कोई कहीं भी नहीं रोक सकता है। तो ये हो गया लिबर्टी। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। दैट मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हर एक नागरिक कानून के आगे बराबर है और सभी को बराबर रूप का, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है अवसर दिया जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। जाहिर सी बात है, हमारा संविधान भेदभाव को बिल्कुल मना करता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर भेदभाव किसी भी रूप में हो तो हमारा संविधान उसका खंडन करता है, और जो भेदभाव करता है आप उसके विरुद्ध कोर्ट जा सकते हैं और उसके खिलाफ में सज़ा भी है। नेक्स्ट है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ये चाहता है कि टू प्रोमोट फ्रैटर्निटी, भाईचारा बढ़े, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम हमारे देश के लिए सिर्फ हमारे देश के नागरिक के रूप में हमारी पहचान होगी। हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पंजाबी है, भोजपुरी है, बंगाली है, आंध्रा है, तमिल है,
ये कुछ नहीं है। देश के आगे हम सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिक हैं, बस यही हमारी पहचान है। और यही अगर हम लोग बोलेंगे तो हमारे बीच भाईचारे की भावना ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिजर्विंग आवर नेशनल यूनिटी। अगर ये भाईचारा नहीं रहेगा, भाईचारा को बढ़ाया नहीं जाएगा, तो हमारे देश की एकता में प्रॉब्लम आ जाएगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार इसको हिंदी में कहते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया सर्टेन राइट्स। कुछ ना कुछ राइट्स हमारे सिटीजन को दिया गया है। दे इंश्योर द लाइफ ऑफ डिग्निटी, पीस एंड हारमोनी। और ये सारे राइट्स हमें डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान, शांति और हारमोनी हमें प्रदान करता है। सच राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर आउटलाइंड इन द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखा हुआ है, दे आर सेफ गार्डेड बाय द जुडिशरी। और याद रखना, फंडामेंटल राइट का रक्षा जुडिशरी करता है, कोर्ट करता है। इफ़ एनी ऑफ द राइट आर वायलेटेड, सिटीजन कैन मूव टू द कोर्ट एंड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली कहीं कहीं 6 है, कहीं कहीं 7 लिखा हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कोर्ट प्रदान करता है। अगर कोई आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को तोड़ने या हानि करने की कोशिश करे तो हम उसके विरुद्ध में कोर्ट जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है। फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम, मतलब बोलने की आज़ादी और एक्सप्रेस करने की आज़ादी। असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, मतलब हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी हथियार का। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, हम अपने बीच में एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं। एंड मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल एट एनी वेयर एनी पार्ट ऑफ द इंडिया एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। तो ये क्या कहता है, इट गारंटीज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ। थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था। एंड नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ एनीथिंग, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ नहीं। किसी के आधार पर भेदभाव बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये भी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हम खड़े हो सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स फॉरबिड्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव का जो खरीद बिक्री होता है वो पूरी तरीके से बंद है। और फोर्स लेबर मतलब किसी भी रूप में आप किसी के साथ ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते हो। इसमें खासकर एक और चीज़ आता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पे नहीं रखा जा सकता, ये कानूनन अपराध है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम लोग थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर चुके कि भाई हमारे कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैड द राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। एवरी रिलीजियस कम्युनिटी शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अपने रिलीजन के आधार पे इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जा सकता है, उनका प्रैक्टिस किया जाता है, रिलीजियस प्रैक्टिस किया जा सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब इट प्रोटेक्ट्स द सिटीजन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर कोई वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट को तो ये राइट हमें बचाता है। इट गारंटीज द राइट टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स को ना राज्य सरकार, ना पुलिस, ना केंद्र सरकार कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में सीधा अप्लाई कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डर और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट। अगर कोई हमारे राइट्स के विरुद्ध में है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ आदेश जारी करेगा और वो सर्वमान्य होगा, मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये कहता है इट एनेबल्स टू सेफ गार्ड द लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट। आप क्या लैंग्वेज बोलते हैं, क्या कल्चर अपनाते हैं, कौन सा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, इन सब की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसी में ही कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। मतलब लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज पर आधारित, रिलीजन्स पर आधारित आप
इंस्टीट्यूशंस खड़े कर सकते हो और उसमें आप उस रिलीजन, उस लैंग्वेज, उस स्क्रिप्ट से पर आधारित पढ़ाई भी करा सकते हो। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लास्ट है राइट टू एजुकेशन। दिस एम्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी, याद रखिए निःशुल्क और एकदम अनिवार्य करना ही है, शिक्षा टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। इसके लिए सरकार ने सरकारी स्कूल खोला है, उसमें दुनिया भर का सुविधा दे रखा है, स्कॉलरशिप देती है, किट देती है, किताब देती है, ड्रेस देती है, साइकिल देती है, लैपटॉप देती है, पाम टॉप देती है, मोबाइल देती है और भी साथ ही साथ कुछ हर महीने पैसे भी देती है। तो इतनी सारी सुविधाएं देती है सरकार। कहती है कि वैसे निम्न से निम्न वर्ग खाना भी देती है मिड डे मील के थ्रू, और ये कहती है कि निम्न से निम्न वर्ग जो प्राइवेट स्कूल्स का फ़ी हैंडल नहीं कर सकते वो सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाइए, मगर अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सरकार कहता है क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार हमारे पास है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जाहिर सी बात है ये फंडामेंटल राइट्स का क्या क्या खूबी है, क्यों है ये, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी एंड सेफ गार्ड ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जाहिर सी बात है ये फंडामेंटल राइट सभी का लिबर्टी मतलब आज़ादी और सेफ गार्ड सुरक्षा का मतलब जिम्मेदारी लेता है। स्ट्रेंथन द सेक्युलर स्पिरिट ऑफ द कंट्री, और ये फंडामेंटल राइट्स है तभी हमें हमारे देश का जो सेक्युलर स्पिरिट है, धर्मनिरपेक्ष वाली भावना है, वो विकसित होती है। दे सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ में वैसे ग्रुप आते हैं जिनका विकास से बहुत दूर रखा गया, खासकर हम लोग जिनको एक अलग से कैटेगरी में बांट के रखे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और वो अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास। तो खासकर कुछ ग्रुप के लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश वगैरह में दलित भी कहते हैं, इनको विकास से बहुत दूर रखा गया है। तो हमारा फंडामेंटल राइट ऐसे पिछड़े वर्गों के हित के लिए कुछ खास ध्यान देता है। एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बहुत ही बने जिनको विकास डेवलपमेंट से दूर रखा गया, वैसे सेक्शन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। दे ले द फाउंडेशन फॉर अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी का मतलब एक ऐसा समाज तैयार करना है जिसका आधार ही समानता पर हो। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, they are mentioned in the part 4 of the constitution. They are the guidelines which are to be kept in the mind of the government while framing the law. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसा चीज़ है कि आप जब सरकार जब भी कोई भी कानून बनाएगा ना, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में ध्यान रख के ही कानून बना सकता है, नहीं तो नहीं बनाएगा। It directs the states to frame policies that ensures welfare, justice, development in all social, economic and political areas. मतलब राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी को आप कानून जब भी बनाओगे तो सबके वेलफेयर के लिए, सबके जस्टिस के लिए और सबके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना है, जिससे सोशल डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो। However, unlike the fundamental rights, directive principles are not enforced by court of law. जैसे फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा कोर्ट दे के रखी है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट ने सुरक्षा नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो भाई कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि हर सिटीज़न उसको फुलफ़िल करेगा। तो ये ड्यूटीज़ क्या होता है? दे सर्व टू प्रोटेक्ट द नेशन एंड अपहोल्ड इट्स यूनिटी। ये क्या होता है ना, देश के प्रति देश प्रेम की भावना जगा कर रखता है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की कोशिश करता है। दे वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। याद रखना होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। इनमें से क्या क्या है? सम ऑफ देम आर टू रेस्पेक्ट द आइडल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी आइडल्स है उसको रेस्पेक्ट देना है, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना है, नेशनल फ्लैग को भी रेस्पेक्ट देना है। टू डिफेंड आवर कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेनेवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो।
मतलब देश पर अगर कभी भी आपदा विपदा आए तो हमें देश की सुरक्षा के लिए, लड़ाई के लिए तुरंत तैयार रहना होगा। टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, मतलब देश पर अगर कभी वैसा इमरजेंसी की अवस्था आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो उस समय देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार भी होना होगा। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। तो जाहिर सी बात है, इन सब को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा फूड चेन, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा और उसका असर हमारे जीवन पर भी होगा। ये हम लोगों ने साइंस के बायोलॉजी में अच्छी तरीके से, बायोलॉजी ज्योग्राफी में हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट है टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी ही सुविधा के लिए बनी है। अगर हम इसको नष्ट करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान और प्रॉब्लम हमें ही होगा। नेक्स्ट है अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्स बाय द लॉ। जाहिर सी बात है, इसको भी कोर्ट के थ्रू सुरक्षा नहीं मिला हुआ है। हाउएवर ऑल सिटीजन शुड स्ट्राइव टू फुलफिल देयर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबली। और हमारा संविधान ये उम्मीद करता है कि भाई हम सभी सिटीजन्स ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितना मतलब पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है अल्टीमेटली। चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों लोग। गुड नाइट एंड जय हिंद।